Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस कहानी की तह तक जाएंगे जो एक तरह से हम सब की कहानी है, इंसान की कहानी। कैसे हमारे पूर्वजों ने शिकार करने और कंदमूल बीनने वाली जिंदगी को छोड़कर एक ऐसी दुनिया बसाई जहां अनाज उगाया जाता था। और इसके लिए हमारे हाथ में है एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की इतिहास की किताब का दूसरा अध्याय, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कई श्रोता सिर्फ इतिहास में दिलचस्पी नहीं रखते बल्कि यूपीएससी जैसे इम्तिहानों की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हम इसे उस नजरिए से भी देखेंगे। हाँ, और कुछ पुराने सवालों से भी इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि वो कौन सा मोड़ था जब इंसान ने घूमना छोड़कर बसना सीखा। ये सिर्फ पेट भरने के तरीके का बदलाव नहीं था, ये इंसान के सोचने और जीने के तरीके में आया सबसे बड़ा भूचाल था। बिल्कुल, ये वो कहानी है जिसने तय किया कि आज हम और आप यहाँ बैठकर इस तरह से बात कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस दुनिया से जो लगभग 20 लाख साल पहले थी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि ये शुरुआती इंसान, जिन्हें हम शिकारी संग्राहक या हंटर गैदरर्स कहते हैं, वो एक जगह टिककर क्यों नहीं रहते थे? क्या वो बस यूं ही बिना किसी मकसद के घूमते रहते थे? देखने में शायद ऐसा ही लगे, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। उनका घूमना बिना सोचे समझे नहीं था, बल्कि एक बहुत ही, कह सकते हैं, सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसके पीछे कई ठोस वजहें थीं। सबसे पहली और सीधी वजह तो ये थी कि आप ही सोचिए, अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिन टिक जाते तो क्या होता। जाहिर है वहां खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती, उस इलाके का सुपरमार्केट एक तरह से खाली हो जाता। पेड़ पौधों पर फल नहीं बचते, जानवरों का शिकार कर करके उनकी आबादी कम हो जाती। बिल्कुल यही। वो अपने पर्यावरण को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें पता था कि किसी भी जगह के संसाधनों को फिर से पनपने के लिए वक्त देना जरूरी है। तो एक जगह का इस्तेमाल करने के बाद वो आगे बढ़ जाते थे ताकि प्रकृति अपना संतुलन बना सके। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन ये सिर्फ पेड़ पौधों की बात तो नहीं थी। वो जानवरों का शिकार भी करते थे, और जानवर तो एक जगह रुकते नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनका भोजन भी तो सफर में था। सोचिए, हिरण, जंगली भैंसें, भेड़, बकरियां, ये सब चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो एक तरह की चलती फिरती फूड चेन थी। घास खाने वाले जानवर घास के पीछे भाग रहे थे और इंसान उन जानवरों के पीछे। एकदम, एक कभी न खत्म होने वाला पीछा। आप एक सफल शिकारी तब तक नहीं हो सकते जब तक आप अपने शिकार की आदतों को न समझें। उन्हें पता था कि जानवर कब और कहां जाएंगे, और वो उनके पीछे पीछे जाते थे। अच्छा। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प वजह थी जो मौसम से जुड़ी थी। जैसे कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं। हाँ, उनके दिमाग में एक तरह का सीजनल कैलेंडर छपा हुआ था। उन्हें पता था कि साल के किस हिस्से में, किस जंगल में कौन से फल या कंदमूल मिलेंगे। वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं घूम रहे थे, बल्कि एक तरह से अपने दिमाग में बसे नक्शे के हिसाब से सही वक्त पर सही जगह पहुंच रहे थे। वाह, ये उनकी बेमिसाल याददाश्त और ज्ञान को दिखाता है। और इन सब के ऊपर सबसे बुनियादी जरूरत, पानी। पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। आज की तरह हर जगह नल तो थे नहीं। कई नदियां और तालाब मौसमी होते थे जो गर्मियों में सूख जाते थे। अच्छा। इसलिए सूखे मौसम में उन्हें पानी की तलाश में उन जगहों पर जाना पड़ता था जहां साल भर पानी मिलता हो। तो ये कोई आवारागर्दी नहीं थी, ये जिंदा रहने का एक बहुत ही कुशल और अनुशासित तरीका था। कमाल है। पर यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। ये लाखों साल पुरानी बातें हैं, हमें सब पता कैसे चलता है? इन लोगों ने कोई किताबें या डायरी तो छोड़ी नहीं? नहीं, उन्होंने किताबें नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी के सुराग छोड़े हैं। और पुरातत्ववेद यानी आर्कियोलॉजिस्ट इन्हीं सुरागों को पढ़ने वाले जासूस होते हैं। उनका सबसे बड़ा सुराग है इन लोगों के बनाए हुए औजार, खास तौर पर पत्थर के औजार। पत्थर के ही क्यों? लकड़ी या हड्डी के औजार भी तो होते होंगे। जरूर होते थे, और शायद ज्यादा भी होते होंगे, लेकिन लकड़ी और हड्डी समय के साथ गल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। पत्थर ही है जो लाखों साल की गर्मी, बारिश और वक्त की मार झेल गया।
इसीलिए पत्थर के औजार हमें उस जमाने की तकनीक और जीवन शैली की सबसे साफ तस्वीर देते हैं। और इन्हीं पत्थर के औजारों की कहानी के आधार पर इतिहासकारों ने पूरे युग को बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया है ना। जैसे पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ये नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं। लेकिन इनका मतलब बहुत आसान है। देखिए, इन सभी शब्दों में पाषाण यानी पत्थर तो है ही। हाँ। पुरा मतलब पुराना, मध्य मतलब बीच का, और नव मतलब नया। तो ये हैं पुराना पत्थर युग, बीच का पत्थर युग और नया पत्थर युग। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। मतलब ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, ये नाम ही अपने आप में तकनीक के विकास की कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे लंबा दौर है पुरापाषाण काल यानी पैलोलिथिक एज। ये 20 लाख साल पहले से लेकर करीब 12,000 साल पहले तक चला। एक मिनट रुकिए, 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक? इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा तो सिर्फ यही एक युग है। ठीक समझे आप। ये बात दिमाग हिला देती है ना। हम जिन सभ्यताओं, साम्राज्यों, राजाओं और लड़ाइयों की बात करते हैं, वो सब तो इंसान की कहानी के आखिरी 1% हिस्से की घटनाएं हैं। 99% समय तक इंसान सिर्फ एक शिकारी संग्राहक था। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। खैर, इसके बाद आया मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज। हाँ, ये एक छोटा एक बदलाव का दौर था, करीब 12,000 से 10,000 साल पहले तक। इस समय दुनिया में बड़े पर्यावरणीय बदलाव हो रहे थे और औजार भी बदल रहे थे। इस दौर के पत्थर के औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ मतलब बहुत ही छोटे पत्थर के टुकड़े। हाँ, इतने छोटे कि उन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर आरी या हंसिया जैसे औजार बनाए जाते थे। अच्छा, और फिर आता है नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज यानी नया पत्थर युग, जिसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई और शायद यहीं से वो क्रांति शुरू हुई जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है और इस मोड़ की वजह बना एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय बदलाव। आप उसी जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, जब दुनिया गर्म होने लगी थी। बिल्कुल। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, इसने धरती का चेहरा बदल दिया। जब दुनिया गर्म हुई तो बर्फ पिघली और कई इलाकों में घने जंगलों की जगह घास के बड़े बड़े मैदान उगाए। और जहां घास होगी वहां घास खाने वाले जानवर आएंगे। एकदम। हिरण, भेड़, बकरी, मवेशी जैसे जानवरों की आबादी में जैसे विस्फोट हो गया। अब इंसानों के लिए शिकार करना आसान हो गया, क्योंकि शिकार अब बहुतायत में उपलब्ध था। और जब कोई चीज ज्यादा होती है तो आप उसे सिर्फ हासिल नहीं करते, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। शायद उन्होंने इन जानवरों की आदतों को और करीब से देखना शुरू किया होगा। ये क्या खाते हैं, बच्चे कब पैदा करते हैं। यही वो सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से शायद पहली बार ये विचार आया होगा कि इन जानवरों को मारने की बजाय पकड़कर पाला जाए। ये पशुपालन की तरफ इंसान का पहला छोटा सा कदम था। तो जलवायु परिवर्तन ने हमें पशुपालक बनने का मौका दिया। और खेती, क्या उसकी कहानी भी यहीं से शुरू होती है? हाँ, ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ चल रही थीं। जब मौसम बदला तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज वाली घास भी प्राकृतिक रूप से उगने लगी। अच्छा, तो पहले लोगों ने इसे यूं ही जंगली घास समझकर इकट्ठा करना शुरू किया होगा खाने के लिए। हाँ, और इकट्ठा करते करते उन्होंने सीखा होगा। उन्होंने देखा होगा कि बीज से पौधा कैसे उगता है, उसे पानी चाहिए और वो कब पकता है। और इसी सीखने की प्रक्रिया में किसी दिन किसी ने सोचा होगा, क्यों ना इसे खुद उगाया जाए। और बस उसी एक विचार से शिकारी किसान बन गया। और जैसे ही इंसान किसान बना, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई होगी। अब वो अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता था। अगर आपने कहीं गेहूं बोया है तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बीज बोने से लेकर फसल कटने तक महीनों लगते हैं। इस दौरान आपको पौधे की देखभाल करनी है, उसे पानी देना है, खरपतवार हटानी है और उसे जानवरों और पक्षियों से बचाना है। इन सब कामों के लिए एक ही जगह पर टिकना जरूरी हो गया। यहीं से बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। और जब फसल कटकर घर आई तो एक नई समस्या खड़ी हो गई होगी। इतना सारा अनाज रखें कहाँ? आप उसे अपनी पीठ पर लाद कर तो घूम नहीं सकते। सही कहा। यहीं से भंडारण यानी स्टोरेज की जरूरत पैदा हुई। ये इंसान के सामने एक नई चुनौती थी। अनाज को खाने के लिए भी बचाना था और अगले साल बोने के लिए बीज के तौर पर भी। तो ये हमारे पहले पेंट्री या भंडार घर का जन्म था। लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया होगा,
टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदकर उन्हें स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। रोज रोज भोजन ढूंढने की जिंदगी से हटकर भोजन का प्रबंधन करने वाली जिंदगी की शुरुआत। और जो जानवर उन्होंने पालतू बनाए थे वो तो कमाल के थे। वो एक तरह से चलता फिरता जीता जागता खाद्य भंडार थे। वाह, चलता फिरता खाद्य भंडार, क्या बात है। मतलब आपको उन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद अपनी संख्या बढ़ाते हैं, दूध जैसा रोज का भोजन देते हैं और जरूरत पड़ने पर मांस भी। हाँ, ये तो बहुत ही स्थिर व्यवस्था थी। और इसी पूरी प्रक्रिया का एक जीता जागता सबूत हमें मिलता है मेहरगढ़ में, जो आज के पाकिस्तान में है। ये उन सबसे पुरानी जगहों में से एक है जहां हमें खेती और पशुपालन के शुरुआती सबूत मिले हैं। किताब में इसका जिक्र है। वहाँ चौकोर और आयताकार घरों के निशान मिले हैं। मतलब लोग बाकायदा प्लानिंग करके घर बना रहे थे। सिर्फ घर ही नहीं, कुछ घरों के अंदर अनाज रखने के लिए अलग से कमरे यानी स्टोर रूम भी मिले हैं। ये दिखाता है कि वो भविष्य के लिए योजना बना रहे थे। लेकिन मेहरगढ़ की सबसे हैरान करने वाली चीज वहां मिली कब्रें हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कुछ कब्रों में इंसानों के साथ बकरियों को भी दफनाया गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका सबसे सीधा अनुमान यही है कि वो लोग शायद मृत्यु के बाद के जीवन यानी परलोक में विश्वास करते थे, और बकरी शायद उस अगले सफर के लिए एक लंच बॉक्स की तरह साथ रखी गई होगी कि मरने वाले को वहां भूखा न रहना पड़े। ये उनकी सोच और मान्यताओं को दिखाता है। और यहीं से मुझे लगता है हम यूपीएससी के नजरिए पर आ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ तथ्य नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि आप इन तथ्यों के बीच का कनेक्शन समझते हैं या नहीं। बिल्कुल। हमारे पास 2013 प्रीलिम्स का एक सवाल है जो सीधे सीधे नवपाषाण काल से तो नहीं है, लेकिन रॉक कट वास्तुकला यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई इमारतों के बारे में है। सवाल में बादामी, बराबर और एलोरा की गुफाओं का जिक्र है। अब हमारे इस अध्याय में भीमबेटका जैसी जगहों का जिक्र है जो प्राकृतिक गुफाएं थीं जहां ये शुरुआती इंसान रहते थे। पहली नजर में ये दोनों बातें अलग लगती हैं, पर क्या इनके बीच कोई गहरा रिश्ता है? ये एक शानदार सवाल है और यही वो सोच है जो यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहिए। इन दोनों के बीच सीधा और गहरा संबंध है। ये एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। भीमबेटका में हम देखते हैं इंसान का चट्टानों के साथ पहला रिश्ता। उसने प्रकृति की बनाई गुफा को बारिश, धूप और जंगली जानवरों से बचने के लिए घर की तरह इस्तेमाल किया। ये पहला चरण था। मतलब भीमबेटका में इंसान ने चट्टान को देखा और सोचा ये एक अच्छी छत बन सकती है। बिल्कुल। अब हजारों साल आगे चलते हैं। मौर्य काल में बराबर की गुफाएं या फिर एलोरा के कैलाश मंदिर को देखिए। यहां इंसान सिर्फ प्रकृति की बनाई चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अब उसके पास बेहतर औजार, तकनीक और संगठन की शक्ति है। अब वो चट्टान को देखकर सोच रहा है, मैं इस पूरी चट्टान को तराश कर अपने भगवान के लिए एक महल बना सकता हूँ। ठीक यही, ये मानव कौशल का चरम है। तो अब देखिए कहानी की शुरुआत कहां से हुई। भीमबेटका के उस शिकारी संग्राहक से जिसने पहली बार चट्टान में पनाह ली, और कहानी पहुंची कहां तक? एलोरा के उन कारीगरों तक जिन्होंने पूरी चट्टान को एक कलाकृति में बदल दिया। वाह! ये इतिहास की निरंतरता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जो बीज भीमबेटका में बोया गया था वही एलोरा में एक विशाल पेड़ बना, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी समझ को परखा जाता है। तो आज के इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो लगभग 12,000 साल पहले मौसम में एक बदलाव आया। इस बदलाव ने इंसान को एक मौका दिया शिकारी की घुमंतू जिंदगी छोड़कर किसान की स्थायी जिंदगी अपनाने का। और इस एक फैसले ने बस्तियों, नए औजारों, भंडारण और आखिरकार एक नए समाज को जन्म दिया। और जैसा हमने यूपीएससी के सवाल के जरिए देखा, भीमबेटका जैसी साधारण शुरुआत ने भविष्य की उस शानदार वास्तुकला की नींव रखी जिस पर आज हम गर्व करते हैं। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। आज की चर्चा खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। खेती की इस शुरुआत को अक्सर नवपाषाण क्रांति यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसने हमें भोजन की सुरक्षा दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसी क्रांति ने समाज में कुछ नई समस्याओं को भी जन्म दिया? ये एक बहुत गहरा सवाल है। सोचकर देखिए, जब लोगों के पास जमीन, फसल और भंडार के रूप में कुछ अपना हुआ जिसे खोने का डर था, तभी तो निजी संपत्ति और फिर अमीर और गरीब के बीच की खाई यानी असमानता का विचार भी जन्मा होगा। बिल्कुल। जब आपके पास खोने के लिए कुछ होता है तभी तो उसे बचाने और शायद दूसरों से छीनने के लिए संगठित लड़ाइयों की भी जरूरत पड़ती होगी। तो क्या कृषि क्रांति ने ही युद्ध और असमानता के बीज भी बो दिए? इस पर सोचने की जरूरत है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram.
Don't forget to like, share, and subscribe.